साक्षरता अभियान क्या कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार पटना। विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत होने जा रही है। अगर इस पूरी वेबिनार के दरमियान आपको आपके कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेगमेंट या चैट बॉक्स में आप सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो हमारी टीम के इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं कोशिश करेंगे कि हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से आपके सवालों को पूछें और उनका जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। हम हमारी वेबिनार्स के जरिए लगातार देश की नामचीन हस्तियों को, मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराते रहे हैं। आज भी इस कड़ी में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार साहब का। आप प्रिंसिपल हैं LLRM मेडिकल कॉलेज में। उम्मीद करता हूं जल्दी ज्ञानेंद्र जी हमसे जुड़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर CM सिंह साहब का। प्रोफेसर और हेड हैं आप कम्युनिटी मेडिकल डिपार्टमेंट एम्स पटना में। बहुत बहुत स्वागत CM सिंह जी। मैं प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी का भी स्वागत करूंगा। आप पूर्व कुलपति हैं पटना यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आज की हमारी फैक्ट चेकर टीम से भी आपको रूबरू कराना हूं। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा पल्लवी मिश्रा, ज्योति कुमारी आपसे मुखातिब होने जा रही हैं। अमनप्रीत प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रही हैं। हमारे दैनिक जागरण के स्टेट एडिटर बिहार के आलोक मिश्रा जी भी आपसे मुखातिब होंगे। आलोक जी आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। आज का वेबिनार है वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन के आसपास जो फैला हुआ भ्रम है उस या भ्रांतियां हैं उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। शुरुआत के लिए हालांकि हम सभी अवेयर हैं कि कोरोना वायरस क्या है, पर एक बेसिस सेट करने के लिए ब्रीफ में बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। नोवेल कोरोना वायरस को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर SARS-CoV कहा जाता है। इसके संक्रमण का पहला मामला चाइना में रिकॉर्ड हुआ था। WHO के सामने 31 दिसंबर 2019 को ये दर्ज हुआ था, क्योंकि 2019 में आया था इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे पेंडेमिक या वैश्विक महामारी का दर्जा दिया था। कोरोना वायरस हम पिछले 1 साल में, हम सब ने 1.5 साल में इनफैक्ट हम सब ने इतना करीबी से देख लिया है कि ये सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। पर क्या लक्षण है, ये बचने के क्या उपाय हैं? क्या डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं? डॉक्टर सिंह, आर यू विद अस? यस। डॉक्टर सिंह, क्या आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और जनता आपसे सुनना ज्यादा चाहेगी कि क्या उपाय हैं जिनसे वो कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं? देखिए, कोविड-19 का जो संक्रमण है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होता है। तो जैसा कि इस पावर पॉइंट में भी लिखा गया है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और अगर जाना ही पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें, वहाँ पे डिस्टेंसिंग फॉलो करें। और अगर, क्योंकि हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में होते हैं, कई चीज़ों को हम छूते हैं जिसको बहुत सारे लोग उस सरफेस को छू रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने हाथ को साबुन से, पानी से धो लें या कोई भी सैनिटाइजर से उसको हम सैनिटाइज करें।
जैसा कि आपने लिखा है कि कम से कम 60% वाला अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उससे अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो मेन चीज बचने के लिए तो वही है, एक तो भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचें, और जाना पड़े तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें। जी, एब्सोल्युटली। कोविड-19 एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे फैलता है और उसके संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं जुड़ा हूँ। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आप बताइए कि सरल शब्दों में क्या सबसे बेस्ट तरीका है वायरस के संक्रमण को रोकने? सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अगर हम इनका पालन करते रहेंगे तो ये इन्फेक्शन हमको कोरोना का नहीं होगा। जहां इसमें चूक हुई कि हमें इन्फेक्शन होगा, तो ये सबसे जो वायरस जो फैलता है, कोरोना फैलता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो एयर में होते हैं उनके द्वारा हमारे नाक में जाता है, वहां से फिर पूरे शरीर लंग्स में जाता है, ये हम लोगों को करता है। तो सबसे सावधानी यही बरतनी है कि भीड़ भाड़ की जगह में न जाएं। अमूमन ये देखा जाता है, लोग दुकानों में जाते हैं और एक साथ वहाँ पूरी भीड़ लगा लेते हैं। तो आपको लगता है दुकान के अंदर भीड़ ज्यादा है तो आप रुकिए, पहले वहां से कुछ लोगों को अंदर बाहर आने दीजिए, फिर जाइए। तो ऐसी कभी हम लोग देखते हैं ऑटो या इनमें देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा, एक ऑटो में तो मतलब 3 सवारी बैठती है, उसके 5-6 बैठती हैं। तो इस सबसे अभी हमें टारगेट करना पड़ेगा, जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं या जो भी ड्राइवर हैं जो पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा, अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि दे आर बहुत ही वल्नरेबल पॉपुलेशन है ऐसी, जो चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, चाहे ऑटो रिक्शा चालक हो, ये छोटे छोटे दुकानदार जो पैठ लगाते हैं, इनको भी हमें जागरूक करना पड़ेगा एक वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप है। अगर ये वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कोरोना का संक्रमण हो। और ऐसी जगह पे देखा जाता है अमूमन पैठ या मार्केट में जाते हैं तो मास्क लगाना भूल जाते हैं, या जो दूरी रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। इन सब चीजों को अगर ना हो तो इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। बार बार हाथ, घर से बाहर गए तो आपको बार बार हाथ धुलना पड़ेगा, कि हाथ धुलने से ही, अपना फेस या बाल धुलने से ही आपको बहुत अच्छा, अगर काफी देर बाहर है तो आपको आके नहाना चाहिए, जिससे जो इधर उधर संक्रमण हो सब खत्म हो जाए। जी, एक्चुअली डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने बहुत कारगर बात कही है। जो हमारे अटेंडीज हैं यहाँ पर, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी जनता के संपर्क में आता है, जैसे बाजार में दुकान लगाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, टैक्सी ड्राइवर्स, इनको आप भी प्रोत्साहित करें वैक्सीनेशन लेने के लिए। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने हमें ये भी बता दिया है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपना बचाव करते हैं बल्कि आप दूसरों का भी बचाव करते हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, उसको कोई भी रीजन नहीं है उसको अवॉइड करने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निरंजन कुमार हमसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट वैक्सीन के बाद कोरोना संक्रमित हो गया था, सेकंड डोज लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, अगर 28 दिन हो गए उसके बाद सेकंड डोज ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और हमारे यूजर हैं अशोक सिन्हा, ज्ञानेंद्र जी आपसे ही ये सवाल भी पूछना चाहेंगे। वो और उनकी पत्नी का वैक्सीनेशन हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए और वो हॉस्पिटलाइज हो गए 2 मार्च को। उसके बाद 24 अप्रैल को वो ठीक हुए हैं दिल्ली में। अब हमें सेकंड डोज कब लेना चाहिए? 1 महीने से ऊपर हो चुका है इनको, अशोक सिन्हा जी को 2 महीने से ऊपर इन्हें हो चुका है, तो सेकंड डोज इन्हें कब लेना चाहिए? अगर कोविशील्ड ली है तो कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के बाद, वैसे भी हम लोग 84 दिन के बाद अब लगा रहे हैं सेकंड डोज कोविशील्ड में। कोवैक्सीन में लगभग 1 महीने बाद, लगभग अगर इन्फेक्शन आपको जब हुए हैं, ठीक इन्फेक्शन होने के 28 दिन के बाद आप सेकंड डोज ले सकते हैं कोवैक्सीन की। डॉक्टर साहब, आप ही के लिए एक और सवाल अनीता सिंह पूछ रही हैं, should people who are 30 years of age take कोविशील्ड? वो कह रही हैं कि 30 वर्ष से के जो लोग हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, उन्हें कोविशील्ड लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। 30 साल से 18 साल से जितने भी अबव हैं, 18 प्लस हैं, सभी को कोई भी वैक्सीन, आइदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों तरह की वैक्सीन ले सकते हैं। Is it true that girls who are of age 30 years
should not take vaccine? और सेकंड सवाल है should pregnant ladies take vaccine or not? ये पहला सवाल है अनीता जी का और दूसरा सवाल है अमित वर्मा जी का. Okay, a girl of 30 year of age, she should take the vaccine. There is no harm in taking the vaccine in age group of any age group actually from 18 onward. From 18 onward, any person can take the vaccine as and when it is available. And second question was, what about the pregnancy? Yes, in pregnancy we should avoid taking the vaccine. Actually, safety, still safety has not been established in pregnant lady actually. But lactating mother can take the vaccine, but not pregnant lady. Right. Okay. One more very important question जिसको लेकर बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है डॉक्टर सिंह, आप ही से ये सवाल रहेगा. कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है, लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है. इस पर आप प्रकाश डालिए और बताइए कि ये जानकारी कितनी सही या कितनी गलत है. अच्छा, इस बारे में मैं लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिकली बताता हूं कि वैक्सीन कैसे आती है मार्केट में. कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने के पहले एक तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होते हैं. और हर स्टेप पे, मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद, फेज 1 के बाद, फेज 2 के बाद एंड फेज 3 के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलती है हर स्टेप पे. जब गो अहेड मिलता है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया मतलब मीन्स की एक एक्सपर्ट की बॉडी है जो सारे डेटा को एनालाइज करती है. अगर वैक्सीन सेफ मिलती है तभी उसको प्रोडक्शन की और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी मिलती है. तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मंजूरी मिली है DGCI से. इसका मतलब कि दोनों सुरक्षित हैं, हम लगा सकते हैं. और अगर लोग देखें, अभी डरने का तो कोई मतलब नहीं है. 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ के ऊपर लोग, एटलीस्ट इंडिया में ही हम बात करें खाली, तो 20 करोड़ के ऊपर के लोग वैक्सीन ले चुके हैं और सुरक्षित हैं. तो इसलिए उसमें नहीं जाना चाहिए कि कोवैक्सीन ज़्यादा सेफ है या कोविशील्ड सेफ है. बेसिकली दोनों सेफ है. अभी एक स्पुतनिक आ गई है, वो भी सेफ है. तो लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए. और वैक्सीन को सेफ्टी के बारे में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, वो कंटिन्यूअस उस पर निगाह रखते हैं और अनसेफ वैक्सीन को परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे. तो दोनों क्या बल्कि तीनों सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इफेक्टिव हैं, और आप उनको बिल्कुल लेना चाहिए. डॉक्टर सिंह, साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि डबल म्यूटेंट वायरस आखिर है क्या और क्या ये पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है? देखिए, मैंने बताया कि खतरनाक का मतलब ये है कि डबल म्यूटेंट वायरस अगर हुआ तो हमारी जो भी वैक्सीन है या जो भी हमारे शरीर की पहले की इम्यूनिटी है, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से है या वैक्सीन से है, उसको अफेक्ट करती है. लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि अभी तक हमारी जो वैक्सीन है, अभी तक जितने म्यूटेशन हुए हैं उस पर इफेक्टिव हैं, जो मैं पहले भी बताया. डबल म्यूटेशन का मतलब, जैसे अगर हम बात करें तो स्पाइक प्रोटीन्स हैं कोरोना में, है ना. कोरोना में स्पाइक प्रोटीन्स हैं और भी प्रोटीन्स हैं. तो वो कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स को चेंज करता है. तो जब अगर कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स चेंज होते हैं और कुछ ज़्यादा सेट ऑफ प्रोटीन चेंज हुए तो बेसिकली उसको हम डबल म्यूटेंट कह देते हैं. एक हमारा म्यूटेशन पहले का था और उस म्यूटेशन के बाद फिर से म्यूटेशन हुआ, तो डबल म्यूटेंट कह देते हैं. हाँ, ये जरूर है कि डबल म्यूटेंट के बारे में हमने ये देखा है कि वो कंपैरेटिवली मतलब ट्रांसमिशन की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा थी. वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर पाया, क्योंकि जो पहले का फेज 1 में जो वायरस था और फेज 2 में जो वायरस था, जो डबल म्यूटेंट वाला, वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा आसानी से ट्रांसमिट हो रहा था. और इन्फेक्टिविटी भी हम कहें, और साथ में अगर ये कहें सीरियसनेस भी, तो कुछ हद तक ज़्यादा थी इस बार के पेशेंट में एज कम्पेयर टू पिछली बार. डॉक्टर सिंह, मोहम्मद रब्बान अली हमसे पूछ रहे हैं कि क्या अस्थमा पेशेंट्स को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए. उनको बहुत ज़रूरत है जो अस्थमा के पेशेंट हैं, क्योंकि जितने भी, नॉट ओनली अस्थमा के पेशेंट, जितने भी कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, लोगों का सवाल आगे हो सकता आ भी जाए, उनको अभी बता दूं कि उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई भी अगर क्रॉनिक डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को स्टंट पड़े हैं, किसी को बाईपास हुआ है, किसी को शुगर है,
इस तरह के जो लोग हैं उनको जरूर वैक्सीन लेना चाहिए। जा रहा है कि ये लोग आम पब्लिक से ज्यादा रिस्क पे हैं, तो इनको तो प्रायोरिटाइज करके वैक्सीन लेना चाहिए। और इन बीमारियों में वैक्सीन कोई कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए लोगों को। राइट। आजकल चर्चा में एक और नया नाम जुड़ गया है कोविड-19 के बाद, ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसे में डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार आपसे पूछना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या? एक तरह का ये जैसे और भी फंगल डिजीज होती हैं, वैसे ही ये म्यूकोरमाइसाइट्स नामक जो है फंगस, जिसके कारण ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रही है। इसका पहला इन्फेक्शन जो हम लोगों का, ये भी हमारे नाक से या जो मैक्सिलरी साइनसेस हैं उनसे द्वारा होता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन और चेहरे पे सूजन आ जाती है। धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन हमारी आंख की तरफ जाता है, आंख के साथ उसके बाद ब्रेन में चला जाता है, जो कि एक बार ये ब्रेन तक पहुंच गया तब बहुत ही फेटल होता है कि किसी को भी बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये मेन चीज है कि हमारा जो अधिकतर जो ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है, जितने भी हमारे मरीज भर्ती हुए थे हॉस्पिटल्स में, ऐसे मरीज जिनको स्टेरॉइड ज्यादा दिन तक चले, ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन चली, और जो और डायबिटीज वगैरह थे जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हुई, ये हम लोगों ने अपने सेंटर पे देखा कि अधिकतर लोग डायबिटीज थे, उनका लंबे समय तक स्टेरॉइड चले और लंबे समय तक उनको ऑक्सीजन चली। तो उसके बाद ठीक होने के बाद उनको ये म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हुआ। तो ये इसका बचाव ये है कि हमें अगर पता चलता है तो अपने स्टेरॉइड्स कम कर सकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। ऑक्सीजन का भी है कि उसको धीरे धीरे हमें टेपर ऑफ करना है। अगर 10 लीटर चल रही, धीरे धीरे कम करके उसको, और फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है जिससे वो अपने फेफड़ों को ऑरिजिन कर सके। तो इस तरह से करके हम अपना हॉस्पिटल स्टे और ऑक्सीजन जो ज्यादा चली उनको कम कर सकते हैं और स्टेरॉइड को कम कर सकते हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। राइट। तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने एक्चुअली डिटेल में बताया कि क्या है ब्लैक फंगस। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस सिर्फ कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस शुरुआती तौर से ही रहा है, पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता रहा है। हाई डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं या जो भी रिकवर कर रहे हैं किसी भी सीवियर बीमारी से, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है, ऐसे में ब्लैक फंगस उन्हें इम्पैक्ट करता है। क्या लक्षण है, क्या कारण है, वो आपको बता दिए गए हैं। तो वो में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा सा भ्रम इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइडलाइंस कॉन्टिन्यूअसली बदल रही हैं। डॉक्टर संदीप के पूछ रहे हैं कि शुरुआत में 28 दिन का अंतराल था 2 वैक्सीन डोजेस के बीच में, और अब उसे 3 महीने कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों? ये पहले जो सबसे पहले आया था हमारे यहाँ कोविशील्ड 1 महीने में लगाना था, उसके बाद से 1.5 महीने में कर दिया गया। से जो एंटीबॉडी पूरी तरह से कोविड से फर्स्ट डोज के बाद इतने दिन में अच्छे से बन जाती है, उसके बाद सेकंड डोज लगाएंगे तो और तो उसका टाइम पीरियड इसलिए बढ़ा दिया गया। और दूसरी जो वैक्सीन के बारे में जो दुष्प्रचार है कि उसको नपुंसकता आ जाती है या महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी, और ये सब ये सरकार जनसंख्या नियंत्रण कर रही है, इन सब में ये पूरी तरह से भ्रांतियां हैं, सभी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन भ्रांतियों के ऊपर न जाएं और अपना वैक्सीन कराएं, ये और आप सुरक्षित रहें। राइट। डॉक्टर सिंह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सीएम सिंह जी। डॉक्टर सिंह, राजकांत राज का एक सवाल आ रहा है कि कोरोना मरीज को बुखार हटने के बाद लगातार हिचकी क्यों आती है? हालांकि ये मतलब हमारे सामने ये ऐसा कारण नहीं आया है, ऐसा कोई नहीं आया है मामला, पर क्या ऐसा हो रहा है कि कोई बुखार हटने के बाद जो वैक्सीन लगाने के बाद जो बुखार आ रहा है, लोगों को हिचकियां आ रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए यदि किसी को आ रही है? अच्छा देखिए, वैक्सीन का बाय द वे जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है इंडिया में, उसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ एम्स पटना से। तो कोवैक्सीन ट्रायल हमने किया हुआ है और अभी भी कर रहा हूँ। इवन बच्चों में जो कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो एम्स पटना कर रहा है और मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ।
तो लोगों को ये तो पहली बार सुना, हिचकी की शिकायत पहली बार सुना। शायद ज्ञानेंद्र सर भी हमसे एग्री करेंगे कि हिचकी कोविड पेशेंट में भी नहीं कंप्लेन रहा कभी, और वैक्सीन में तो सवाल ही नहीं उठता। तो हिचकी कभी नहीं कंप्लेन में रहा। अगर किसी को आ रहा है तो वो हिचकी आने उसके का लिए कोई कारण, सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हिचकी कारण एक साइकोलॉजिकल हिचकी हो सकती है कि वैक्सीन या कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद, इट में भी साइकोलॉजिकल ऐसा कोई रीजन नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद या कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक होने के बाद वैक्सीन, इट में भी कहा साइकोलॉजिकल रीजन, देयर लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, पेशेंट का पोस्ट ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी होती है, फियरफुलनेस होती है, इट काजेस हिकअप्स। राइट। डॉक्टर सिंह, एक और सवाल आ रहा है ब्लैक फंगस को लेकर। प्रोफेसर अजय प्रताप हैं आर्यभट्ट अट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से, वो पूछना चाह रहे हैं कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में क्या फर्क है? अच्छा, ब्लैक फंगस जो है वो म्यूकरमाइकोसिस है, एक मतलब फंगस में ही अलग अलग प्रजातियां हैं। और ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस है। व्हाइट फंगस लोग एस्परजिलस या कैंडिडा अल्बिकेंस दोनों को व्हाइट फंगस बोल रहे हैं कि किसी को एस्परजिलस का इन्फेक्शन है या कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन है। और हम ये पहले से, जैसा आपने भी बताया था और सर भी बता रहे थे, कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ये बहुत सालों से हमारे सोसाइटी में लोगों को होती रही है जो सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे उनको। और अभी चूंकि कोरोना, कार्टिकोस्टेरॉइड और डायबिटीज, ये तीनों फैक्टर मिलके आदमी के शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम कर दे रहा है, जिसके कारण हमें ब्लैक फंगस के केसेस मिलने लगे। रही बात, जब ब्लैक फंगस मिल रहा है तो कैंडिडा और एस्परजिलस भी मिलेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये इन्फेक्ट कर देते हैं। बट व्हाइट फंगस के बारे में अच्छी बात ये है कि ये यूजुअली सीरियस डिजीज काज नहीं करते हैं। कुछ दिनों का हम ट्रीटमेंट देते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। हाँ, ब्लैक फंगस जरूर मैटर ऑफ कंसर्न है। जैसा कि ज्ञानेंद्र सर ने बताया था कि अगर एक बार सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट हो गया, ब्रेन में चला गया, तो 80 to 90% तक की मोर्टेलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि ब्लैक फंगस में अगर हम बहुत अर्ली स्टेज में पता कर लें, जैसे अगर वो नेजल स्टेज में है, तो नेजल स्टेज में है या मैक्सिलरी साइनस तक फैला हुआ है, तो वहां पे इसको हम कंप्लीट क्योर कर लेते हैं, अगर उसी स्टेज में पता लग गया तो। और एक बार अगर ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर लिया, आंख को इन्वॉल्व कर लिया, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हमें आंख निकालनी पड़ रही है, हम लोग रोज 1-2 पेशेंट का आंख निकालना पड़ रहा है हमें एम्स पटना में। और उसके बाद अगर ब्रेन में गया तो मैंने बताया कि स्थिति फिर काफी नाजुक हो जाती है और 80 से 90% मोर्टेलिटी हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह। अब बात कर रहे थे कि समाज में फैले दुष्प्रचार को लेकर। अब हमारे साथ प्रोफेसर राजबिहारी प्रसाद सिंह भी जुड़े हुए हैं, पूर्व बीसी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, यूथ से बहुत कनेक्ट में रहे हैं, बहुत कांटेक्ट में रहे हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा यूथ करता है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन को फैल रहा भ्रम है जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, उसमें यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिबंक करने में, और किस तरह से, जैसे ये विश्वास न्यूज का जो मीडिया लिटरेसी कैंपेन है, ये किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने में? थैंक यू पल्लवी जी। ये मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू, हम सुन सकते हैं आपको। थैंक यू। देखिए, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। हेलो? जी जी, वी कैन हियर यू सर। हाँ, तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है और इसका सर्वाधिक उपयोग युवा वर्ग ही करते हैं, युवक ज्यादा करते हैं, यहाँ तक कि देहातों में भी करते हैं। तो ये सोशल मीडिया का उपयोग आप दोनों ढंग से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे, डिस्ट्रक्टिव वे। दुर्भाग्यवश बहुत सारी गलत सूचनाएं सोशल मीडिया में बिना उसका वेरिफिकेशन किए हुए फेक न्यूज के रूप में आते रहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, लेकिन तब तक वो समाज को बहुत डैमेज कर देता है। जैसे अभी आपका मैं देख रहा था इस प्रकार की, जैसे कि नपुंसक हो जाना जनसंख्या नियंत्रण के लिए है, इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं। मैं एक बता दूं आपको, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि फ्रांस के एक नोबेल लॉरेट ने कहा कि 2 साल के बाद वैक्सीन लेने वाले सभी मर जाएंगे।
जी, विश्वास न्यूज ने भी उस पोस्ट को डिबंक करा था सर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल फर्जी खबर थी वो, और लोगों ने भ्रांति फैलाने के लिए उस हद तक पहुंच गए। जी बिल्कुल वो हाँ, फर्जी तो खबर। ये जबकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, उनकी बातों को गलत ढंग से पेश किया गया। फिर आपको बता दें कि सोशल मीडिया ने ही ये दुष्प्रचार किया, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जैसे टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया गांव तक भी पहुंच गया। मैंने कहा युवा तो गांव तक जाते हैं, और गांवों में लोगों को ये भ्रम फैल गया कि ले नहीं ले से क्या फायदा, नहीं ले। जैसे एक और बताया, मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, वो कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी तो बीमारी हो जाती है, फलाने को हो गया, इसको हो गया, तो हम क्यों लें। और 2-3 बातें और भी बहुत फैली है कि वैक्सीनेशन से कमजोरी आ जाती है, हमें फीवर आदि हो जाता है। मजदूर वर्गों में या ठेला पे सामान जो पटना बेच रहा है उससे बात कीजिए। मैंने भी बात की है कि सर सुई ले लेंगे अगर, यानी वैक्सीनेट कर लेंगे तो हम कल रोजगार नहीं कर पाएंगे, 4 दिन फीवर आ जाएगा, ये प्रॉब्लम, कैसे खाएंगे पिएंगे। और नहीं लेने से भी कोई ऐसा बात नहीं है। और ये कि मर जा सकता है लोग, नपुंसक हो सकता है, इस प्रकार के प्रचार से ये पढ़े लिखे, देखिए युवा किसको कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों ने दुर्भाग्यवश इन बातों, इसके बदले इसके एडवांटेजेस का बहुत कम प्रचार हुआ है। इसलिए बड़ी चुनौती है कि एडवांटेजेस का प्रचार करें। तो देखिए सोसाइटी कम फॉरवर्ड, जैसे ही इसके एडवांस बताएं। 1-2 उदाहरण में देता हूँ। जैसे अलवर जिला राजस्थान में 9 पंचायत में 9 पंचायत में 90% 45 प्लस आयु के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण पंचायत समूह के वार्ड काउंसिलर, पंचायत सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन सामने आए। यही मेरी प्रार्थना रहेगी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों से भी कि कृपया सामने आए और स्टैंड लेकर लोगों को प्रोत्साहित करें। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जम्मू और कश्मीर में 4 जिले में 100% वैक्सीनेशन प्लस 45 के लोगों का हो गया है। 4 जिलों में 100% हो गया है। ये कैसे हुआ? मुख्यतः धार्मिक नेताओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, पंचायत लीडर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए समाज को आगे आने की जरूरत है, और ये तभी आप सबको इसके लिए लाभ पाएंगे और सबों का वैक्सीन पहुंचेगा। देखिए प्रधानमंत्री ने वो टीकोत्सव सप्ताह एक कार्यक्रम जो चालू किया था, बहुत अच्छा था। दुर्भाग्यवश उस समय उतने टीके उपलब्ध नहीं थे, वैक्सीनेट सबको नहीं उसका, नहीं तो उस प्रकार के कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई थी। और जब वो पूरा सफल नहीं हुआ, तब ये सोशल मीडिया या ऐसे भी अदर स्रोत से भ्रम फैलाए गए। और अभी भी अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस आदि आए और पर्याप्त टीका उपलब्ध हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि समाज भी आगे आएगा, वो समझेगा टीकाकरण में सहयोग करेगा। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने सभी अटेंडीज से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस मुहिम को आगे पहुंचाएं। आप बहुत सक्षम हैं ये जानकारी को समझने के लिए, पर सरल भाषा में जो आज आपको बताया जा रहा है वो आप अपने आसपास लोगों को समझाएं। इस एक एक्टिविटी से रिलेटेड है जो मेरे सहयोगी अमित आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पर प्लीज फॉलो दिस और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, आगे लोगों तक पहुंचाइए और उनके मन से इस भ्रम को हटाइए। मेरा एक सवाल रहेगा डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। एडिटर साहब आप हैं हमारे साथ? आलोक जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी हाँ मैं हूँ जी। सर आपसे सवाल शुरू में मुझे पूछना था, पर थोड़ा सा क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेडिकल सवाल काफी आ रहे थे। ऐसे में मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस दौर में कवर करना कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन को और खुद को भी सुरक्षित रख पाना इस बीच? बहुत ज्यादा कठिन हम लोग के सामने है, क्योंकि जिस तरह की अभी चर्चा हो रही है, डॉक्टर्स ने बताया हम लोगों को कि पिछले साल क्या स्थिति थी और इस साल क्या स्थिति थी। इस साल और चैलेंजिंग था हम सब के लिए कि जिस तरह से सेकंड वेव आई थी और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, तमाम तरीके से सूचनाएं लेने में हम लोगों ने भी अपनी टीम को डिस्कस किया। तो वर्क फ्रॉम होम
हम कर सकते थे, लेकिन हमारी एक ही टीम करती थी। एक टीम को रोज आना ही आना होता था, जो पेजेस बनाते हैं, जो जनरल डेस्क पे होते हैं, और बाकी रिपोर्टिंग के लोग वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, वो फील्ड पे जाते थे। फील्ड से हम उनको बुलाते नहीं थे, वो घर में जाकर के वर्क फ्रॉम वहीं से अपनी न्यूज़ को भेजते थे, क्योंकि स्पेस हमारे पास एक सीमित होता है, उसी में रखना होता है। तो 2 गज की दूरी भी बनानी है, तो बनाना, और उस दौरान सबके साथ ये भी होता था कि उनके परिवार का कोई ना कोई, या वो खुद अफेक्टेड हो रहा है। हमारे ही पिताजी को कुछ लोगों की डेथ हो गई, जो भी हुई हमारे 2 साथियों की, लेकिन उसके बावजूद उन डेथ्स में भी हम लोग शोक नहीं मना पाए, और हम लोग यहाँ पे काम करते रहे। हमारे साथी थे, एक आता था, पता चला उसके परिवार के लोग भी अफेक्टेड हो जाते थे। अब वो उतने दिन तक ना रह करके वो होम क्वारंटाइन भी होता था, और वहीं से काम करना पड़ता था उसको, मानसिक दबाव भी उसके ऊपर था, और बाहर का भी चैलेंज होता था उसके सामने, और घर का भी होता था। घर का, बिल्कुल। हम क्या, पूरे देश की मीडिया ने इसी तरह से काम किया है, और इस पे हम लोग का नुकसान भी बहुत हुआ, सारी दिक्कतें आई चैलेंज में, लेकिन ठीक है, इसी का नाम है, इसीलिए फ्रंटलाइन वर्कर हमें भी कहा जाता है। उन्होंने इसको अपनी भूमिका दिखाने का काम किया है। और अभी आपको वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, इस वैक्सीनेशन का इस आपके साथ हम लोग के साथ तो कर ही रहे हैं, इसको फील्ड में भी ले गए हैं। अभी हम जो झारखंड में फील्ड में हम लोग लेके गए, जिस तरह की भ्रांति आ रही है, इसको दूर करने के लिए हमारी टीम ने डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर के पंचायत लेवल पर एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसको बिहार में भी अब शुरू करने जा रहे हैं, कि लोगों के बीच में जाकर के वैक्सीनेशन के बिना बचाव है नहीं। आप लाख 2 गज की दूरी और ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वैक्सीनेशन के बाद लोगों ने मास्क हटा दिए। इसको हम चाहे जिस तरह से लें, लेकिन एक हमारे लिए संदेश है, ये एक हमारे लिए एक हमारा बनाता है कि हम भी एक दिन ऐसे ही हो सकते हैं, अगर हमारे यहाँ सब लोग जी वैक्सीन की बात है, भ्रांतियां आ रही हैं, इसको दूर करने के लिए हम अखबार की तरफ से जी थैंक यू सो मच आलोक जी जानकारी के लिए। एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग रहा है। अच्छा, आपने सबने जाना कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन के हमसे बचना चाहिए, पर जब आपके पास कोई पोस्ट आती है तो क्या वो तरीके हैं जिनसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि वो खबर सही है या गलत है? आपके कोई लोग और आगे जोड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करके वो इसमें शामिल हो सकते हैं। 7 जून की अगली हमारी वेबिनार की डेट है। मुजफ्फरपुर के लिए खास तौर पर हम ये वेबिनार कर रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपके हमारे सामने हैं। आपको कोई खबर फैक्ट चेक के लिए भेजनी है, हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है। ये सब जानकारी सोशल मीडिया पे मिलती है। हमारे तीनों मेहमानों का और आलोक जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका भी, सभी का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्हें अब हम सच के साथी चैंप्स कहते हैं, आप सभी चैंप्स का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, दिल से आभार कि आप लोगों ने समय निकाला। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों को पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मास्क और बाकी सारी गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। नमस्कार। मीडिया साक्षरता अभियान